हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास क्लास 11th का यूनिट नंबर 7 का वीडियो नंबर 11। तो बेटे ये 7वीं यूनिट का 11वां वीडियो है और इससे पहले 10 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 7 को पूरा पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्ज़ाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा और आप पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो KMD सहारनपुर। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमें पढ़ना है बहुत इम्पॉर्टेंट नियम, और आज हमें पढ़ना है ला शातेलिए नियम। ला शातेलिए नियम को आप ली चटेलियर प्रिंसिपल भी कह सकते हो, ठीक है। या तो आप कहो ला शातेलिए नियम या फिर आप इंग्लिश में कह सकते हो ली चटेलियर्स प्रिंसिपल। और ये नियम बहुत इम्पॉर्टेंट है। हालांकि कल जो हमने पढ़ा था उस सारी स्टडी से ही संबंधित है ये आज का नियम भी। कल जितनी भी बातें हमने करी थी वे सब ला शातेलिए नियम के अनुसार ही करी थी, ठीक है। ला शातेलिए या ली चटेलियर एक वैज्ञानिक का नाम है और उन्होंने बताया था कि मान लो आपके पास कोई उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। जैसे मान लो हमारे पास एक रिएक्शन है A+B रिवर्सिबल C+D। मान लो हमारे पास एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है और ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया अपनी साम्य अवस्था पर पहुंच चुकी है, अर्थात साम्य पर पहुंच चुकी है। तो जब कोई उत्क्रमणीय अभिक्रिया साम्य अवस्था पर या साम्य पर पहुंच जाती है या साम्य को प्राप्त कर लेती है, तो उस उत्क्रमणीय अभिक्रिया की साम्य अवस्था पर यदि आप सांद्रता में परिवर्तन करते हो, सांद्रता यानी अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन कर दिया, या फिर उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन कर दिया, या फिर आप परिवर्तन करते हो दाब में, या फिर आप परिवर्तन करते हो ताप में। तो मतलब बहुत सारे कारक हैं, हमें मुख्य रूप से 5 कारकों का अध्ययन करना है। जैसे मैंने कहा सांद्रता, दाब, ताप, और यदि आपने इसमें उत्प्रेरक मिला दिया, इस अभिक्रिया में उत्प्रेरक का प्रयोग किया, या फिर आपने अक्रिय गैस का प्रयोग किया, तो ला शातेलिए ने बताया कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया का मतलब उत्क्रमणीय अभिक्रिया होनी चाहिए, जब किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया की साम्य अवस्था पर सांद्रता, दाब, ताप आदि कारकों में हम परिवर्तन करते हैं, तो अभिक्रिया की साम्य अवस्था विस्थापित हो जाती है अपनी जगह से, यानी वो अपनी जगह को छोड़कर एक नई जगह प्राप्त कर लेती है। और वो क्यों विस्थापित होती है? वो इसलिए हटती है अपनी जगह से जिससे जो बाहर से आपने ये परिवर्तन किया होगा, इस परिवर्तन का प्रभाव समाप्त हो जाए, ठीक है। यानी वो जो परिवर्तन है, जैसे आपने मान लो सांद्रता बढ़ा दी इसकी और इसकी, तो अभिक्रिया की साम्य अवस्था उस दिशा में विस्थापित होगी जिस दिशा में इन दोनों की बढ़ी हुई सांद्रता फिर दोबारा सामान्य सांद्रता पर आ जाए, ठीक है। दाब बढ़ाओगे तो दाब बढ़ाने से क्या होता है, आयतन घट जाता है, और आयतन घट जाता है तो उससे क्या होता है, आयतन घटने से एकांक आयतन में उपस्थित कणों की संख्या बढ़ जाती है। ऐसा ही तो होगा। तो अभिक्रिया की साम्य अवस्था ऐसी दिशा में विस्थापित होगी कि वो जो बढ़ा हुआ दाब है वो सामान्य हो जाए। क्लियर बात। इसी तरीके से ताप का प्रभाव हम पढ़ेंगे। तो कुल मिला के बात ये है कि ला शातेलिए ने बताया कि जब किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया की साम्य अवस्था पर हम सांद्रण, दाब, ताप आदि कारकों में परिवर्तन करते हैं, तो अभिक्रिया की साम्य अवस्था अपने स्थान से विस्थापित हो जाती है और उस दिशा में विस्थापित होती है जिस दिशा में किए गए परिवर्तन का प्रभाव क्या होता हो, समाप्त होता हो। ठीक है, ध्यान रखना आपको। लिखते हैं, चलो यहाँ से
मेरे साथ साथ लिखा करो। यहाँ से लिखते हैं, हेडिंग तो लिखा ही हुआ है, ला शातेलिए नियम। जब किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया की साम्य अवस्था पर, जब किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया की साम्य अवस्था पर सांद्रता कौमा दाब कौमा ताप आदि कारकों में परिवर्तन किया जाता है, आदि कारकों में परिवर्तन किया जाता है, तो अभिक्रिया की साम्य अवस्था, उस दिशा में, अभिक्रिया की साम्य अवस्था उस दिशा में विस्थापित हो जाती है, मेरे साथ साथ लिखा करो आप भी बेटे। अभिक्रिया की साम्य अवस्था उस दिशा में विस्थापित हो जाती है, किस दिशा में, कौमा जिस दिशा में किए गए परिवर्तन का प्रभाव समाप्त हो जाए या समाप्त होता है। तो आपने जो बाहर से परिवर्तन किया है भाई, या तो आपने किसी की सांद्रता बढ़ाई है, या तो आपने अभिक्रिया के ऊपर दाब बढ़ाया है, या फिर आपने अभिक्रिया का ताप बढ़ाया है। जो भी परिवर्तन आपने किया है, अभिक्रिया कोशिश करेगी कि उस परिवर्तन को ख़त्म कर दिया जाए। ठीक है, इसे इन्वर्टेड कॉमा में बंद करते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे मान लो कोई एक अधिकारी है या सरकारी कर्मचारी है और उसे कहीं से रिश्वत के पैसे मिल चुके हैं। मान लो उसे कहीं से 10 लाख या 20 लाख रुपए रिश्वत के मिल गए किसी को भी, तो वो क्या करेगा, वो अपने आप को ऐसा करने की कोशिश करेगा कि जितनी भी रिश्वत उसे प्राप्त हुई है वो किसी तरीके से सारी समाप्त हो जाए, या फिर वो इधर उधर व्यवस्थित हो जाए और वो फिर दोबारा से नॉर्मल दिखना शुरू हो जाए सबको। ठीक है, समझ में आती है ना बात। तो बाहर से जो भी परिवर्तन होता है उस परिवर्तन को अभिक्रिया समाप्त करने की कोशिश करती है, और उस परिवर्तन को समाप्त करने के लिए उसे अपनी साम्य अवस्था विस्थापित करनी होती है, और वो साम्य अवस्था को उस दिशा में विस्थापित करेगी जिस दिशा में क्या होगा, वो परिवर्तन खत्म हो जाए, वो परिवर्तन समाप्त हो जाए जो हमने किया है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि जब किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया की साम्य अवस्था पर सांद्रता, दाब, ताप आदि कारकों में परिवर्तन किया जाता है, तो अभिक्रिया की साम्य अवस्था उस दिशा में विस्थापित हो जाती है जिस दिशा में किए गए परिवर्तन का प्रभाव क्या होता हो, समाप्त होता हो। जैसे यहाँ से पढ़ेंगे, चलो नंबर एक हेडिंग लिखो, सांद्रता में परिवर्तन।
सांद्रता में परिवर्तन को आप कह सकते हो चेंज इन कंसंट्रेशन। सांद्रता में परिवर्तन या चेंज इन कंसंट्रेशन बहुत आसान है। एक एग्जाम्पल लिखता हूँ यहाँ, एग्जाम्पल लिखता हूँ H2 प्लस I2 रिवर्सेबल 2HI, इसके ऊपर बात कर रही। चलो, यदि मैं आपको कहूँ कि ये दोनों क्या हैं, अभिकारक ही तो हैं, ये भी अभिकारक है, ये भी अभिकारक है। यदि आपने अभिकारकों की सांद्रता बढ़ा दी तो अभिकारकों की सांद्रता आपको तब बढ़ानी है जब अभिक्रिया साम्य अवस्था पर पहुंच चुकी है। जब अभिक्रिया साम्य अवस्था पर नॉर्मली पहुंच जाती है उसके बाद आपको परिवर्तन करना है। तो ये जो अभिक्रिया है ये अपनी साम्य अवस्था पर पहुंच चुकी थी। आपने क्या करा, या तो H2 की सांद्रता बढ़ा दी, या तो I2 की सांद्रता बढ़ा दी, या फिर दोनों की सांद्रता बढ़ा दी। तो यदि अभिकारकों की सांद्रता आपने बढ़ाई है तो रिएक्शन कोशिश करेगी कि यह जो बढ़ी हुई सांद्रता है ये सामान्य सांद्रता तक पहुंच जाए। और बढ़ी हुई सांद्रता को ख़त्म करने का तरीका सिर्फ एक है। क्या तरीका है? कि अभिक्रिया का वेग अग्रिम दिशा में तेज हो जाए, फॉरवर्ड डायरेक्शन में फास्ट हो जाए। यदि इस रिएक्शन का स्पीड फॉरवर्ड डायरेक्शन में फास्ट हो जाएगा तो जितना भी फालतू आपने H2 और I2 डाला था, यानी जितनी सांद्रता आपने बढ़ाई थी, वो सांद्रता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो जब अभिक्रिया का वेग यानी रिएक्शन का स्पीड फॉरवर्ड डायरेक्शन में फास्ट होगा तो हमारी साम्य अवस्था भी अग्रिम दिशा में ही विस्थापित हो जाएगी। यदि आपने इनकी सांद्रता बढ़ाई तो साम्य अवस्था को अग्रिम दिशा में विस्थापित होना पड़ेगा, जिससे बढ़ाई गई सांद्रता समाप्त हो जाए या ख़त्म हो जाए या निरस्त हो जाए। और यदि आप HI यानी उत्पाद की सांद्रता बढ़ाते हो तो अभिक्रिया को अपना वेग विपरीत दिशा में तेज करना पड़ेगा, क्योंकि बढ़े हुए उत्पाद को ख़त्म करने का तरीका तो यही है कि रिएक्शन का स्पीड बैकवर्ड डायरेक्शन में फास्ट हो जाए। और यदि रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में फास्ट होता है तो इसका मतलब साम्य अवस्था भी विपरीत दिशा में विस्थापित हो जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? हमने हेडिंग लिखी है सांद्रता में परिवर्तन। तो सांद्रता में परिवर्तन में हम लिख सकते हैं अभिकारकों, लिखो मेरे साथ साथ, अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाने पर, अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाने पर साम्य, आप केवल साम्य भी लिख सकते हो, साम्य अवस्था भी लिख सकते हो, दोनों बातें लिख सकते हो आप। अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाने पर साम्य अग्र दिशा में, साम्य अग्र दिशा में तथा उत्पादों, उत्पाद माने प्रोडक्ट्स, उत्पादों की सांद्रता बढ़ाने पर, उत्पादों की सांद्रता बढ़ाने पर साम्य पश्चिम दिशा में या विपरीत दिशा में भी लिख सकते हो आप, पश्चिम दिशा में विस्थापित हो जाता है, पश्चिम दिशा में विस्थापित हो जाता है। मतलब यहाँ एक बात समझने वाली ये है कि यदि आप अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाओगे तो साम्य अवस्था अग्रिम दिशा में विस्थापित हो जाएगी, या इसे आप ऐसे भी कह सकते हो कि साम्य अग्र दिशा में विस्थापित हो जाएगा। और यदि उत्पादों की सांद्रता बढ़ाते हो तो साम्य अवस्था विपरीत दिशा में विस्थापित हो जाएगी, या आप कह सकते हो कि साम्य विपरीत दिशा में विस्थापित हो जाएगा। आप चाहे साम्य अवस्था कहो या केवल साम्य कहो या इक्विलिब्रियम कहो या इक्विलिब्रियम स्टेट कहो, इन चारों बातों का एक ही मतलब है। बस ध्यान ये रखना है, यदि साम्य है तो उसे आप जाता है लिखोगे, और यदि साम्य अवस्था है तो आप लिखोगे जाती है। कब वो मेल है कब फीमेल है ये ध्यान रखना है।
ठीक है, रखोगे ध्यान। देखो हमने जो है यहाँ लिखा है साम्य, साम्य लिखा है, तो इसलिए यहाँ हमने सेंटेंस में लिखा है जाता है। यदि मैं यहाँ लिखता साम्य अवस्था तो मैं लिखता जाती है। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, इस बात को तो समझ रहे होंगे आप। तो ये है सांद्रता का प्रभाव। सांद्रता के प्रभाव में हमने सिंपल सी बात पढ़ी कि यदि अभिकारकों की सांद्रता आप बढ़ाओगे तो साम्य अवस्था अग्रिम दिशा में विस्थापित हो जाएगी, और यदि उत्पादों की सांद्रता बढ़ाओगे तो साम्य अवस्था विपरीत दिशा में विस्थापित हो जाएगी। और वो साम्य अवस्था विस्थापित क्यों हो रही है? इसलिए हो रही है कि आपने जो बाहर से परिवर्तन करा है, यानी या तो आपने अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाई है या फिर उत्पादों की, तो वो जो आपने परिवर्तन बाहर से किया है वो परिवर्तन किसी तरीके से समाप्त हो जाए, बस इतनी कोशिश करती है अभिक्रिया। उसके बाद हम देखेंगे दाब में परिवर्तन। हेडिंग नंबर 2, दाब में परिवर्तन। चलो दाब में परिवर्तन देखते हैं। दाब में परिवर्तन, दाब में परिवर्तन का प्रभाव हम मुख्य रूप से गैसीय अभिक्रिया पर ही पढ़ते हैं। मान लो आपके पास कोई द्रव अभिक्रिया है, यानी जिसमें अभिकारक और उत्पाद द्रव अवस्था में है, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट लिक्विड स्टेट में है। और यदि आपके पास कोई सॉलिड रिएक्शन है, सॉलिड रिएक्शन का मतलब ठोस अभिक्रिया, जिसमें आपके अभिकारक और उत्पाद ठोस अवस्था में हैं, तो द्रव अवस्था में होने वाली अभिक्रिया और ठोस अवस्था में होने वाली अभिक्रिया, इन दोनों पर ही दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दाब का प्रभाव केवल पड़ेगा तो किस पे पड़ेगा? गैसीय अभिक्रिया पर। मान लो आपको कह दूं कि हमारे पास कोई गैसीय अभिक्रिया इस बर्तन में संपन्न हो रही है, और ये बर्तन बंद बर्तन है, ऊपर हमने लगा रखा है पिस्टन, तो इसमें कोई अभिक्रिया चल रही है और वो गैसीय अभिक्रिया है, क्योंकि दाब का प्रभाव तो केवल गैसीय अभिक्रिया पर ही पड़ेगा यदि पड़ना हुआ तो। ठीक है, तो आपने दाब बढ़ा दिया, यानी पिस्टन को दबा दिया नीचे की तरफ। जब आप पिस्टन को दबाओगे तो पिस्टन वहाँ से नीचे की तरफ आ गया यहाँ, और यहाँ आ गया, तो इसका मतलब पहले तो सारे अणु इतने आयतन में थे, अब सारे अणु आ रहे हैं इतने आयतन में, चाहे वे अभिकारक के अणु हो चाहे उत्पाद के हों, सारे अणु। तो जब उन्हें रहने के लिए कम जगह मिली है, दाब बढ़ाने के कारण ही तो ऐसा हुआ है, तो वे कम जगह में दाब को कैसे घटाएंगे? जितना दाब आपने एक्स्ट्रा उसके ऊपर लगाया है, गैस के ऊपर, सॉरी रिएक्शन के ऊपर कह दो या गैस के ऊपर, एक ही बात है, जितना आपने फालतू का दाब लगाया है, एक्स्ट्रा दाब लगाया है, उस एक्स्ट्रा दाब को रिएक्शन कैसे ख़त्म करेगी? कम जगह में। आपको पता है कम जगह में यदि ज़्यादा अणु रहेंगे तो दाब तो ज़्यादा रहेगा ही, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा रहेगी। और यदि कम जगह में अणु कम रहेंगे, अणु कह दो, मोल कह दो, पार्टिकल्स कह दो, कण कह दो, यदि कम जगह में कणों की संख्या भी कम हो जाए तो क्या होगा? कणों की संख्या कम होने से दाब घटेगा, पक्की बात है। यदि मैं कहूँ कि एक बस है और उस बस में कैपेसिटी है 40 आदमियों के बैठने की, और आपने वहाँ बिठा रखे हैं 50 आदमी, तो फिर तो भीड़ ज़्यादा होने से तो दाब ज़्यादा लगेगा ही। ठीक है, दाब ज़्यादा लगने का मतलब जितनी ज़्यादा भीड़ होगी बस के अंदर, उतना ज़्यादा सारे पैसेंजर परेशान होंगे, एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की होगी। ठीक है, अब यदि मैं कहूँ कि यार उस बस में 40 आदमियों की कैपेसिटी और आपने बिठा रखे हैं उस बस में मान लो 40 आदमी या 30 आदमी बिठा रखे हैं, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। तो यहाँ आपके पास जब आयतन ज़्यादा था तो ज़्यादा आयतन में तो ज़्यादा अणु आराम से रह पा रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। पर आपने जब दाब बढ़ाया तो दाब बढ़ाने से आयतन घट जाता है, पिस्टन नीचे आ जाता है, तो कम आयतन में तो ज़्यादा अणु आसानी से नहीं रह सकते ना, कम आयतन में तो कम ही अणु आसानी से रह सकते हैं। तो इसलिए रिएक्शन कोशिश करेगी कि मैं अपनी साम्य अवस्था को या मैं अपने वेग को उस दिशा में तेज कर दूं जिस दिशा में कणों की संख्या घट रही हो, या अणुओं की संख्या घट रही हो, या मोलों की संख्या घट रही हो। इन तीनों बातों का एक ही मतलब है। मतलब जैसे मैं आपको कहूँ कि मान लो मेरे पास रिएक्शन है N2 + 3H2 रिवर्सेबल 2NH3। इस रिएक्शन को देखो ध्यान से। इस रिएक्शन में मैं कहूँ इधर कितने मोल हैं? अभिकारकों के मोल कितने हैं? 3 तो मोल इसके हैं, 1 मोल इसका है, तो 4 मोल हैं अभिकारकों के, और उत्पादों के तो बस ये 2 मोल ही हैं।
तो यदि रिएक्शन इस डायरेक्शन में तेज चलती है, यानी साम्य अवस्था इस दिशा में विस्थापित हो जाती है, तो 4 अणु 2 अणुओं में बदलते हैं। इसका मतलब कणों की संख्या, अणुओं की संख्या, मोलों की संख्या घटती है। तो यदि इस रिएक्शन को आप इस बर्तन में चला रहे हो, इस सिलेंडर में चला रहे हो, और आप दाब बढ़ा देते हो, तो दाब बढ़ाने से रिएक्शन का स्पीड फॉरवर्ड डायरेक्शन में फास्ट हो जाएगा और साम्य अवस्था भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी, यानी इक्विलिब्रियम स्टेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि अग्रिम दिशा में ही कणों की संख्या या अणुओं की संख्या या मोलों की संख्या घट रही है। ठीक है भाई, आपको पता है दाब बढ़ाने से आयतन घटेगा, और जब आयतन घट गया है तो घटे हुए आयतन में तो दाब को यदि उतना ही आपको करना है, तो आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि साम्य अवस्था उस दिशा में विस्थापित होगी जिस दिशा में कणों की संख्या घटेगी। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं दाब में परिवर्तन। लिखो दाब बढ़ाने पर साम्य अवस्था, या केवल साम्य लिख दें, यदि साम्य अवस्था है तो है ये फीमेल, और यदि साम्य है तो है मेल। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है। दाब बढ़ाने पर साम्य उस दिशा में विस्थापित हो जाता है, साम्य उस दिशा में विस्थापित हो जाता है, उस दिशा में विस्थापित हो जाता है, कॉमा जिस दिशा में अणुओं की संख्या, जिस दिशा में अणुओं की संख्या क्या होती है बताओ, जिस दिशा में अणुओं की संख्या घटती है, जिस दिशा में अणुओं की संख्या घटती है, मतलब अणुओं की संख्या घटती है या मोलों की संख्या घटती है या कणों की संख्या घटती है, कुछ भी लिख सकते हो आप। जब आपने दाब बढ़ाया तो आयतन घट गया, और कम आयतन में तो कम ही अणु आसानी से रह सकते हैं। अच्छा, एक बात और है यहाँ ध्यान रखने वाली, कि यदि आप दाब को बढ़ाओ ना घटा दो, मान लो आपने पिस्टन को ऊपर खींच दिया तो दाब घट जाएगा, दाब घट जाएगा तो आयतन बढ़ेगा। जब पिस्टन को ऊपर खींचोगे तो दाब को घटाओगे तो आयतन बढ़ेगा, और आयतन यदि बढ़ा तो ज़्यादा आयतन में उसी साम्य अवस्था को प्राप्त करने के लिए साम्य अवस्था को उस दिशा में विस्थापित होना पड़ेगा जिस दिशा में अणुओं की संख्या, कणों की संख्या, मोलों की संख्या बढ़ती है। ठीक है, क्लियर हुई बात। मतलब ये दोनों इफेक्ट आपको आने चाहिए कि दाब बढ़ाने पर क्या हुआ, यदि दाब बढ़ाने पर समझ में आता है तो दाब घटाने पर तो समझ में आएगा ही आपके, वो तो ऑटोमेटिकली समझ में आएगा। ठीक है, जल्दी से पोज करके लिखो, फिर अगले प्रभाव बताता हूँ। पोज करके लिख लो, लिख लिया बेटे? ठीक है, तो ला शातेलिए ने सिर्फ इतनी बात बताई कि किसी रासायनिक अभिक्रिया, और वो भी कैसी अभिक्रिया होनी चाहिए, उत्क्रमणीय, कि जब कोई उत्क्रमणीय अभिक्रिया अपनी साम्य अवस्था पर पहुंच जाती है ना, तो साम्य अवस्था पर पहुंचने के बाद आप यदि उस अभिक्रिया की साम्य अवस्था पर सांद्रता में परिवर्तन करते हो, या फिर दाब में परिवर्तन करते हो, या ताप में परिवर्तन करते हो, तो इन परिवर्तनों को करने से साम्य अवस्था अपनी जगह छोड़ देती है, पुरानी जगह तो छोड़ देती है और नई जगह प्राप्त कर लेती है। इसका मतलब साम्य अवस्था विस्थापित हो जाती है। अब साम्य अवस्था विस्थापित क्यों हो जाएगी? साम्य अवस्था इसलिए विस्थापित हो जाती है क्योंकि जो आपने बाहर से परिवर्तन किया है उस परिवर्तन के प्रभाव को समाप्त करना होता है उसे। यदि वो परिवर्तन समाप्त करना है और अपनी सामान्य अवस्था प्राप्त करनी है तो अभिक्रिया को नई साम्य अवस्था में आना पड़ेगा।
जब ही तो हम कहते हैं कि साम्य अवस्था गतिक होती है। गतिक का मतलब दो मतलब होते हैं गतिक के। भाई साम्य अवस्था गतिक का मतलब ये भी होता है कि साम्य अवस्था पर अभिक्रिया रुकती नहीं है। साम्य अवस्था पर अभिक्रिया दोनों दिशाओं में समान वेग से चलती रहती है। इसका मतलब साम्य अवस्था पर अभिक्रिया रुकती नहीं है। वो गतिक अवस्था है, उसमें अभिक्रिया दोनों डायरेक्शन में इक्वल स्पीड से प्रोसीड करती है। पर गतिक होने का एक और भी मतलब है। गतिक होने का मतलब ये है कि साम्य अवस्था आपने एक जगह फिक्स कर दी, साम्य अवस्था आपको प्राप्त होगी किसी भी अभिक्रिया में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस साम्य अवस्था की जगह बिल्कुल फिक्स है, वो अपनी जगह से नहीं हिलेगी। आपने सांद्रता बदली अभिकारकों की, तो साम्य अवस्था ने अपनी जगह छोड़ के अग्रिम दिशा में शिफ्ट होगी साम्य अवस्था। बताओ साम्य अवस्था अपनी जगह से हिली या नहीं हिली? हिली ना। यदि आप उत्पादों की सांद्रता बढ़ाते हो तो साम्य अवस्था विपरीत दिशा में विस्थापित हो जाती है। तो साम्य अवस्था कोई एक जगह जाम थोड़ा ही है, फिक्स थोड़ा ही है। आप सांद्रता बदलो, आप दाब बदलो, आप ताप बदलो, और भी बहुत सारे कारक हैं, जैसे अक्रिय गैस मिलाओ, जैसे उत्प्रेरक मिलाओ, तो इन कारकों में से ज़्यादातर कारक परिवर्तित करने पर आपको ये देखने को मिलेगा कि साम्य अवस्था अपनी जगह से हटकर एक नई अवस्था, नई स्थिति, नई पोजीशन प्राप्त करती है। तो जब वो अपनी जगह से पुरानी जगह उसने छोड़ दी और नई जगह उसने प्राप्त करी, तो इसका मतलब भी तो गतिक है कि साम्य अवस्था ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फिक्स है एकदम। तो गतिक होने के दो मतलब हैं। गतिक होने का पहला मतलब तो यह है कि साम्य अवस्था पर रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में इक्वल स्पीड से प्रोसीड करती है, यानी वो रुकती नहीं है रिएक्शन। और साम्य अवस्था का दूसरा मतलब ये है कि अभिक्रिया जब अपनी साम्य अवस्था में पहुंच जाती है तो उसे उसकी पुरानी साम्य अवस्था से हटाकर आप नई साम्य अवस्था पर सेट कर सकते हो, सांद्रता बदलकर, दाब बदलकर, ताप बदलकर, अक्रिय गैस मिलाकर उसकी जगह पुरानी वाली छोड़ने पर मजबूर कर सकते हो और नई जगह प्राप्त करने पर मजबूर कर सकते हो। इसका मतलब साम्य अवस्था अपनी पुरानी जगह को छोड़कर नई जगह प्राप्त कर सकती है। ये भी उसी बात का संकेत है कि साम्य अवस्था गतिक होती है। ठीक है, समझ जाना इस बात को। तो हेडिंग नंबर 3 लिखो, ताप में परिवर्तन। हेडिंग नंबर 3, ताप में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन। देखो, मान लो हमारे पास रिएक्शन है A + B रिवर्सेबल C + D, और इस अभिक्रिया में साम्य अवस्था प्राप्त हो चुकी है और रिएक्शन कुछ इस तरह की है। देखो, इसे कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ये Q का मतलब ऊष्मा है, यानी इस अभिक्रिया में अग्रिम दिशा में चलते समय ऊष्मा अवशोषित होती है। यदि इस रिएक्शन में आप ताप बढ़ाओगे तो ताप बढ़ाने के लिए आपको ऊष्मा देनी पड़ेगी, यानी आप Q का मान भी बढ़ाओगे तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी। और जब ये वैल्यू बढ़ जाएगी, Q का मान बढ़ जाएगा, ताप बढ़ जाएगा, ऊष्मा का मान बढ़ जाएगा, तो बढ़ी हुई ऊष्मा को कैसे समाप्त किया जा सकता है? यदि अभिक्रिया अग्रिम दिशा में चलेगी तेजी से तो ऊष्मा की खपत तो अग्रिम दिशा में ही होगी। देखो, A और B ऊष्मा को प्राप्त करके C और D में बदल रहे हैं। तो रिएक्शन को यदि फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपने चलाया तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में तेज़ी से चलने से फ़ायदा ये होगा कि ऊष्मा ख़त्म होती रहेगी। और यदि आपने बैकवर्ड डायरेक्शन में चलाया तो बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में तो ऊष्मा उत्पन्न होती रहेगी, बनती रहेगी ऊष्मा, तो फिर तो ताप अपने आप और ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। और आपने ताप पहले ही बढ़ा दिया, और ताप बढ़ा दिया, बढ़े हुए ताप को ख़त्म करना है, क्योंकि अभिक्रिया चाहती है कि जो बाहर से परिवर्तन किया जाता है वो परिवर्तन किसी तरीके से ख़त्म हो जाए। ताप बढ़ाया, ऊष्मा बढ़ाई, बढ़ी हुई ऊष्मा को ख़त्म करने का एकमात्र तरीका यहाँ ये है कि रिएक्शन का स्पीड फॉरवर्ड डायरेक्शन में फास्ट हो जाना चाहिए और साम्य अवस्था भी अग्रिम दिशा में विस्थापित हो जानी चाहिए ऊष्माशोषी अभिक्रिया के लिए। और यदि मैं कहूँ कि रिएक्शन ऐसा है, देखो ज़रा, ऐसा कि जब प्रोडक्ट बनते हैं तो प्रोडक्ट के बनने के साथ साथ ऊष्मा निकलती है, इसे कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में यदि आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, Q का मान बढ़ा दिया,
तो अब ये Q कैसे ख़त्म होगा, बढ़ा हुआ Q सामान्य में कैसे पहुंचेगा, सामान्य अवस्था में। इसे ख़त्म करने का तरीका सिर्फ ये है कि रिएक्शन का स्पीड बैकवर्ड डायरेक्शन में फास्ट हो जाना चाहिए जब ये ख़त्म होगा। और बैकवर्ड डायरेक्शन में यदि स्पीड फास्ट हो जाएगा तो इसका मतलब साम्य अवस्था भी विपरीत दिशा में विस्थापित हो जानी चाहिए, विपरीत दिशा में विस्थापित। तो बस ये ध्यान रखना है आपको कि जब किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया का ताप आप बढ़ाओगे तो साम्य अवस्था उस दिशा में विस्थापित होगी जिस दिशा में ऊष्मा अवशोषित होती हो या जिस दिशा में ऊष्मा अवशोषित हो रही हो। ठीक है, समझ में आई ना बात। तो लिखते हैं, चलो इसके बारे में लिखते हैं। ताप बढ़ाने पर साम्य लिख दूं खाली या साम्य अवस्था लिख दो, मर्जी आपकी। ताप बढ़ाने पर साम्य उस दिशा में विस्थापित हो जाता है, उस दिशा में विस्थापित हो जाता है, या फिर हम लिखते साम्य अवस्था उस दिशा में विस्थापित हो जाती है, या फिर हमने लिखा है साम्य उस दिशा में विस्थापित हो जाता है जिस ओर, या जिस दिशा में भी लिख सकते हो आप, जिस ओर ऊष्मा अवशोषित होती है, जिस ओर ऊष्मा अवशोषित होती है। इसका मतलब यह है जिस ओर अभिक्रिया ऊष्मा शोषी हो। ऐसे भी तो लिख सकते हो आप, जिस ओर अभिक्रिया कैसी हो, ऊष्मा शोषी, यानी ऊष्मा अवशोषित होती हो। लिखो चलो नंबर 4, उत्प्रेरक का प्रभाव। उत्प्रेरक का प्रभाव, चलो उत्प्रेरक का प्रभाव देखते हैं क्या होता है साम्य अवस्था पर। रिएक्शन है A प्लस बी रिवर्सेबल C+D, ये रिएक्शन है। अग्रिम अभिक्रिया का वेग मान लो R1 है, विपरीत का है R2, या V1 V2 भी मान सकते हो आप। रेट ऑफ रिएक्शन इसलिए R1 R2 मैंने यहाँ लिख दिया क्योंकि अभिक्रिया की दर को हम इंग्लिश में कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। यदि इस अभिक्रिया को हम नॉर्मली चलाएं तो ये अभिक्रिया कुछ समय बाद साम्य अवस्था में पहुंच जाएगी, यानी ऐसी अवस्था में पहुंच जाएगी जब R1 बराबर किसके हो जाएगा, R2 के। ठीक है, अब हमने क्या करा कि इसमें उत्प्रेरक का प्रयोग किया। जब हम इस अभिक्रिया में जिस बर्तन में रिएक्शन चल रही होगी उसी बर्तन में थोड़ा सा उत्प्रेरक डाल देंगे तो क्या होगा भाई, अग्रिम अभिक्रिया का वेग जितनी तेज़ी से बढ़ेगा ना, विपरीत अभिक्रिया का वेग भी उतनी तेज़ी से ही बढ़ेगा। अग्रिम अभिक्रिया के वेग में जितनी वृद्धि होगी, विपरीत अभिक्रिया के वेग में भी उतनी ही वृद्धि होगी। इसका मतलब ये है कि साम्य अवस्था जिस स्थान पर बिना उत्प्रेरक के प्राप्त हुई थी उसी स्थान पर उत्प्रेरक की उपस्थिति में भी प्राप्त होगी। उत्प्रेरक लगाने से साम्य अवस्था अपनी जगह से हिलती नहीं है, विस्थापित नहीं होती है, क्योंकि उत्प्रेरक जितना अग्रिम अभिक्रिया का वेग बढ़ाता है उतना ही विपरीत अभिक्रिया का वेग भी बढ़ाता है। तो क्या होगा कि साम्य अवस्था जल्दी प्राप्त हो जाएगी, शीघ्र प्राप्त हो जाएगी, पर अपनी जगह से हिलेगी नहीं। साम्य अवस्था बिना उत्प्रेरक के जिस स्थान पर आपको मिली थी, उत्प्रेरक की उपस्थिति में भी उसी स्थान पर आपको मिलेगी, पर साम्य अवस्था जल्दी प्राप्त हो जाएगी। बस फ़ायदा ये होगा कि साम्य अवस्था जल्दी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज़ का। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, देखो क्या लिखेंगे, हमने हेडिंग लिखी है उत्प्रेरक का प्रभाव। हम लिखेंगे उत्प्रेरक की उपस्थिति में, उत्प्रेरक की उपस्थिति में साम्य अवस्था
उत्प्रेरक की उपस्थिति में साम्य अवस्था अपरिवर्तित रहती है। साम्य अवस्था अपरिवर्तित रहती है। साम्य अवस्था अपरिवर्तित रहती है का मतलब तो समझ रहे आप। साम्य अवस्था ना तो अग्रिम दिशा में विस्थापित होती है और ना तो विपरीत दिशा में विस्थापित होती है। ठीक है, साम्य अवस्था अपरिवर्तित रहती है, परंतु शीघ्र प्राप्त हो जाती है। शीघ्र प्राप्त हो जाती है मतलब जल्दी प्राप्त क्यों हो जाती है साम्य अवस्था? इसलिए प्राप्त हो जाती है जल्दी क्योंकि उत्प्रेरक अग्रिम तथा विपरीत अभिक्रियाओं के वेग को समान रूप से बढ़ा देता है। तो साम्य अवस्था तो जल्दी प्राप्त हो ही जाएगी फिर, जब वेग उसने बढ़ा दिया, रिएक्शन का स्पीड बढ़ा दिया दोनों डायरेक्शन में। ठीक है, चलो नंबर 5 लिखो, हेडिंग नंबर 5, अक्रिय गैस का प्रभाव। अक्रिय गैस का प्रभाव। अब हम देखेंगे अक्रिय गैस का क्या प्रभाव पड़ता है अभिक्रिया की साम्य अवस्था पर। अभिक्रिया की साम्य अवस्था पर अक्रिय गैस का प्रभाव केवल तब पड़ेगा जब आपकी अभिक्रिया गैसीय अभिक्रिया होगी। ये जो बारीक बारीक बातें हैं ना, इन्हें ध्यान से समझा करो। ठीक है, जैसे मैंने आपको दाब का प्रभाव बताया था कि दाब का प्रभाव केवल गैसीय अभिक्रिया पर ही पड़ता है, इसी तरीके से अक्रिय गैस का प्रभाव भी केवल गैसीय अभिक्रिया पर ही पड़ता है। द्रव अभिक्रिया और ठोस अभिक्रिया पर अक्रिय गैस का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, देखो कैसे। मान लो आपके पास इस तरह का एक बर्तन है, एक सिलेंडर है और इसमें ऊपर लगा हुआ है पिस्टन। ये पिस्टन और ये पिस्टन जो है फिक्स है, यानी गति नहीं कर सकता है। आयतन में हमें कोई चेंज नहीं करना है, हम स्थिर आयतन पे बात करेंगे। स्थिर दाब पर भी आप कर सकते हो, पर हम स्थिर आयतन पर करेंगे बात। अब क्या होगा कि आपने इसमें रिएक्शन चल रही, मान लो कोई भी रिएक्शन है, जैसे मैं आपको कहूँ कि ये वाली रिएक्शन है PCl5 रिवर्सिबल PCl3 प्लस Cl2। इधर कितने मोल हैं? 1 मोल है PCl5 का या एक अणु है। इधर एक तो PCl3 का है, एक Cl2 का है, इधर 2 हैं। ये रिएक्शन चल रही है आराम से। आपने क्या करा, इसमें अक्रिय गैस मिला दी। तो अक्रिय गैस मिलाने से क्या होगा, भीड़ बढ़ जाएगी, और भीड़ बढ़ेगी तो दाब बढ़ेगा, और दाब बढ़ेगा तो दाब का प्रभाव तो हमने पढ़ा ही था कि दाब बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग उस दिशा में बढ़ जाता है जिस दिशा में अणुओं की संख्या घट रही हो, और साम्य अवस्था भी उसी दिशा में विस्थापित हो जाती है। तो यहाँ ध्यान रखना है, यदि आयतन आपका स्थिर है, फिक्स वॉल्यूम है, तो फिक्स वॉल्यूम पर यदि आप किसी गैसीय अभिक्रिया में अक्रिय गैस मिलाते हो तो अक्रिय गैस मिलाने से क्या होगा, साम्य अवस्था उस दिशा में विस्थापित हो जाएगी जिस दिशा में मोलों की संख्या, कणों की संख्या या अणुओं की संख्या घट रही होगी। ठीक है, तो सही बात है। यदि इस रिएक्शन को आप इसमें चला रहे और आपने बर्तन में अक्रिय गैस मिला दी और आपका पिस्टन फिक्स है, यानी आयतन स्थिर है। आयतन स्थिर का मतलब डेल्टा V = 0, आयतन नहीं बदलना चाहिए। तो दाब तो बढ़ ही जाएगा, भीड़ बढ़ जाएगी एकदम। भाई 40 आदमियों वाली बस में यदि आपने 80 आदमी घुसा दिए तो क्या होगा, 80 आदमी यदि उसमें बिठा दिया आपने, बैठ तो पाने के ही नहीं, 40 तो सीटें ही हैं, तो उसमें तो दाब बढ़ेगा ही। जब खचाखच भरेंगे सारे, जितने भी आपके पैसेंजर हैं वे जब खचाखच भरेंगे तो दाब तो बढ़ेगा ही। अब आपका आयतन तो इतना ही है, पिस्टन तो हमारा फिक्स है, और रिएक्शन आराम से चल रही थी ये वाली इस बर्तन में। आपने इसमें और ज़्यादा अक्रिय गैस के पार्टिकल्स घुसा दिए। तो अक्रिय गैस किसी से क्रिया तो नहीं करती है, वो तो सिर्फ भीड़ बढ़ाती है और कुछ नहीं। और भीड़ बढ़ने से दाब बढ़ेगा, और दाब बढ़ेगा तो रिएक्शन का स्पीड इस डायरेक्शन में बढ़ जाएगा, क्योंकि इधर इस डायरेक्शन में तो नहीं बढ़ने का भाई, इस डायरेक्शन में तो कणों की संख्या बढ़ रही है 1 से 2,
दाब बढ़ने पर रिएक्शन का स्पीड उस डायरेक्शन में बढ़ता है जिस डायरेक्शन में कणों की संख्या घटती हो, 2 से 1 इस डायरेक्शन में बढ़ेगा स्पीड, बैकवर्ड डायरेक्शन में, और साम्य अवस्था भी विपरीत दिशा में विस्थापित हो जाएगी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, देखो क्या लिखेंगे, लिखो मेरे साथ साथ, गैसीय अभिक्रिया लिख लो। गैसीय अभिक्रिया में, गैसीय अभिक्रिया में अभिक्रिया उत्क्रमणीय होनी चाहिए। अक्रिय गैस, गैसीय अभिक्रिया में अक्रिय गैस, यहां लिख दूं मैं ब्रैकेट में, स्थिर आयतन पर, स्थिर आयतन पर, अब ब्रैकेट बंद कर दो जिससे कन्फ्यूजन खत्म हो जाए आपका। गैसीय अभिक्रिया में अक्रिय गैस मिलाने पर, अक्रिय गैस मिलाने पर साम्य अवस्था, साम्य अवस्था कह दो या केवल साम्य कह दो, एक ही बात है, साम्य अवस्था उस दिशा में, साम्य अवस्था उस दिशा में विस्थापित हो जाती है, उस दिशा में विस्थापित हो जाती है, कॉमा, जिस दिशा में, या जिस और भी जिस और भी लिख सकते हो आप, जिस दिशा में अणुओं की संख्या, जिस दिशा में अणुओं की संख्या घट रही हो, अणुओं की संख्या घट रही हो। ठीक है, तो ध्यान रखना है, अणुओं की संख्या की जगह आप मोलों की संख्या भी लिख सकते हो, कणों की संख्या भी लिख सकते हो। और ये प्रभाव हमने देखा है स्थिर आयतन पर, अक्रिय गैस का प्रभाव। यदि आप स्थिर आयतन के स्थान पर, यदि आप देखो स्थिर दाब पर, तो यदि यहाँ दाब स्थिर रखोगे ना, वो जो हमने एक बर्तन बनाया था उसमें पिस्टन था, दाब स्थिर रखना है तो पिस्टन, जितना अक्रिय गैस मिलाते जाओगे पिस्टन उतना ही ऊपर उठता चला जाएगा, जितना अक्रिय गैस मिलाओगे पिस्टन उतना ही ऊपर उठेगा, और यानी पूरे बर्तन का आयतन बढ़ेगा। और जब आयतन घटता है तो रिएक्शन का स्पीड कौन सी डायरेक्शन में बढ़ता है, जिधर कणों की संख्या घटती हो। और यदि आयतन बढ़ेगा, यदि आपको दिख रहा है कि आयतन बढ़ रहा है, तो आयतन के बढ़ने से इसका जस्ट अपोजिट इफेक्ट होता है, बिल्कुल विपरीत प्रभाव। आयतन बढ़ने से अभिक्रिया का वेग उस दिशा में बढ़ता है जिस दिशा में कणों की संख्या बढ़ रही हो। ठीक है, और यदि आयतन कांस्टेंट रहता है, आयतन कांस्टेंट रहने का मतलब जो आपकी अभिक्रिया है उसे चलने के लिए उतनी ही जगह मिल रही है जितनी पहले मिल रही थी। वो आयतन जो बढ़ा है वो सिर्फ अक्रिय गैस के लिए बढ़ा है। तो ऐसी स्थिति में रिएक्शन के साम्य अवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये 3 बातें ध्यान रखनी है आपको। वैसे मुख्य रूप से तो आप स्थिर आयतन पर ध्यान रखो जब पिस्टन फिक्स है आपका। अब हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी से पोज करके लिखेंगे, जल्दी से पोज करके लिखो बेटे। लिख लिया? ठीक है, तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा ला शातेलिय नियम या ली चटेलियर्स प्रिंसिपल। इसमें उन्होंने बताया था कि जब किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया की साम्य अवस्था पर आप कुछ परिवर्तन करते हो, जैसे आप सांद्रता में परिवर्तन करते हो, जैसे आप दाब में परिवर्तन करते हो, ताप में परिवर्तन करते हो, अक्रिय गैस मिलाते हो, उत्प्रेरक मिलाते हो, तो ये परिवर्तन करने से साम्य अवस्था अपनी पुरानी जगह तो छोड़ देती है और नई जगह प्राप्त कर लेती है। यानी साम्य अवस्था उस दिशा में विस्थापित हो जाती है जिस दिशा में बाहर से आपने जो परिवर्तन किया है वो परिवर्तन समाप्त हो जाए। ठीक है, तो ये था ला शातेलिय नियम। और इसमें हमने कुल पढ़े हैं कितने प्रभाव? 5 परिवर्तनों के, 5 कारकों के प्रभाव पढ़े हैं और 5 इंपॉर्टेंट है। कल हम डिस्कस करेंगे एक एक रिएक्शन को, एक अभिक्रिया ली और उस अभिक्रिया पर ये इफेक्ट देखेंगे क्या इफेक्ट पड़ेगा इन सब का। ठीक है, इन कारकों का, इन फैक्टर्स का।
तो बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।